गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। पीछे जितनी भी चीज़ों को पढ़े हैं सबको अच्छे से रिवाइज करते आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और आई की चीज़ों को भी जो आज हम लोग पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आप उसमें पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आगे से वीडियो लेट नहीं होगा। और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से रखिएगा। जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको कंसिस्टेंसी के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ और लगन के साथ खूब अच्छे से पढ़ रहिएगा। और आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बीच में कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग फोर्स कंजर्वेटिव था, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको डिराइव भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच डिसिमिलरिटी, आई मीन डिफरेंस क्या क्या है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच डिफरेंसेस किन किन चीज़ों की है, आज हम उनके बीच की डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर एक जगह इलेक्ट्रिक फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन, इस 3 टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वक्त रात आगे और भी चीजों को देखेंगे। चलिए तब तक हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले चारों तरफ माहौल एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप ज्यादा देर तक फोकस होकर के पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये बात पता है। तो अच्छे से माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ अच्छी बातें, तो देखिए एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो इन लाइन से आप क्या समझे हैं कि अगर आपकी, मानिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, बीच में हार गए, डिमोरलाइज हो गए, या मानिए आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, JEE की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं हुआ, या उससे डिमोरलाइज नहीं होना है, उससे आप कुछ अच्छा ही सीखेंगे अगर आप उसको पॉजिटिव रूप में लेंगे तब, कि हाँ हमारा ये सक्सेस नहीं मिला इसमें, आप टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाए हैं, अगर उस चीज़ को ढूंढेंगे तब आप उसमें इनहेंस ही करेंगे। वो चीज़ आपकी सफलता ही एक तरह से वो आपको आगे बढ़ने के लिए दिखाएगा। ये आपके में गलती थी, इसको हटा लीजिए, आप एक स्टेप ऊपर हो गए। तो जो आपकी ठोकरें होती है ना, कहीं कहीं आप फेलियर होते हैं, वो आपको और ज़्यादा हेल्पफुल बनाती हैं, और ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाती हैं, ठीक है। देखिए जो इंसान जीतता है ना, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस एक हारे हुए इंसान के पास होता है। सपोज करिए कोई एक बार में क्वालिफाई कर लिया किसी एग्जाम को, और कोई 5वीं बार में क्वालिफाई किया है, तो अगर नॉलेज लेना हो ना तो उस 5वीं बार वाले के पास जाना, ठीक है, क्योंकि उसके पास गलतियां क्या क्या उसने की उसे पता है, ठीक है। और जिसको अपने अंदर की गलतियां पता होती है ना, वो इंसान बहुत आगे जाता है, ठीक है। तो जो एक बार में कर लिया, हो सकता है मेहनत किया, लक है, निकल गया, लेकिन जो 5 बार में किया, अपनी हर छोटी गलतियों को हटाया, तो आपको बेहतर से समझाएगा। तो इसीलिए हारा हुआ इंसान जब बाद में जीतता है ना, तो उसके अंदर समझाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसको नजरअंदाज मत करिए कि वो एक ही बार में निकाल लिया, वो लंबा बाद निकाला, ऐसा कुछ नहीं, वो ज्यादा अच्छे से समझाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब क्या है, ठोकरें हैं। ठोकरें आपको आगे बढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। तो उनको भी उसी तरह एक्सेप्ट करना है जिस तरह आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए आपका टेस्ट सीरीज 2-4 अच्छा नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट करिए, नहीं ये चीज होना चाहिए था मेरे साथ, ये नहीं होगा तो कल को हम फेल हो जाएंगे मेन एग्जाम में, वो होगा तो बेहतर है, उस चीज को हम रेक्टिफाई करेंगे अपने डिफेक्ट्स को, और धीरे धीरे देखिए आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो और ये सब चीजें आप सिर्फ सुनिए मत, या सफलताओं को गले लगाना सीखिए, इनको लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। यकीन मानिए बहुत गजब की चीज होती है सब। जिस दिन आप समझ गए इन सारी चीजों को, हम जितनी बातें कहते हैं अच्छी बातें, तो फिर सोचना ही नहीं है, तो ठोकरों से घबराना नहीं है, पूरी जोश से लगे रहना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अपनी गलतियों को फिर से दोबारा ना होने देना, एक बार जो हो गया, ठीक है। ये चाहे पढ़ाई हो या लाइफ हो, एक बार अगर कोई गलती कर देते हैं हम जिंदगी में, तो खुद से अगर गिला शिकवा है तो फिर उसका एक ही तरीका है, पश्चाताप नहीं करिए, मतलब उस चीज को दोबारा मत लाइफ में होने दीजिए। बस यही सबसे बड़ा रिग्रेट है आपके लिए, आप उसी तरह आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई हो या लाइफ हो, सब में बस एक ही नियम रखिए, एक बार जो गलती हो गया दोबारा नहीं होने देंगे। ठोकर लग गया, क्यों लगा वो ठोकर, ये जान लेंगे, अगली बार से उस ठोकर के लगने की वजह को हम फिर से नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ठोकरों से घबराना नहीं है, असफलता को भी उतना ही अहमियत देना है जितनी सफलता को देना है, ठीक है। इन अच्छी बातों के साथ हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंसेस नहीं देखे थे, सिमिलरिटीज देखे थे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच की डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे।
और ये ऑब्जेक्टिव, ये बार बार बताएं, जो भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना आपको, ये कभी कभी आपसे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बना कर पूछ देगा और आप सारा कुछ पढ़ते हुए भी गलती करके आएंगे, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन आएगा, राइट सम differences between electric force and gravitational force। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंसेस लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो अभी तो जितनी चीजें पढ़े हैं उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या। चलिए पहला बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर अपोजिट चार्जेज हैं, रिपल्सिव भी हो सकता है जब सेम चार्जेज हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होगा क्योंकि मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा करते हैं, इसी तरह लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इस कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, whereas gravitational force is always attractive in nature, whereas electric force can be both attractive and repulsive। क्लियर है? ये अट्रैक्टिव क्यों होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमेशा मास के बीच लगता है, मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गया अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, क्योंकि अगर सेम चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर, एंड अगर अपोजिट चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बीच लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स बिटवीन masses, between, ठीक है, gravitational force acts between masses, whereas electric force acts between charges। पॉइंट चार्ज के लिए चार्ज क्या लिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स masses के बीच लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बीच लगता है। क्लियर है? तीसरा, आप पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो मीडियम डिपेंडेंट था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ नहीं होता, तो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम in which the masses lie, whereas electric force depends on the medium। और आप कॉलम्स में देखे थे एप्सिलॉन का टर्म आता है जो दिखाता है कि वो डिपेंड करता है मीडियम पे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम between the charges। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच द मासेस लाई, कोई उस पे मीडियम से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। whereas इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसमें एप्सिलॉन का टर्म आता है फोर्स में, आप देखे हैं। ठीक है, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स का लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लिए सब सेम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है,
लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज very weak force. Gravitational force is very weak force as compared to electrostatic या electric force in nature. क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और देखिए आप सीधे से यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, यहाँ देखिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स जब लिखते हैं एफ जी तो क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, m1 m2 लिखते हैं और r स्क्वायर देते हैं। मान लेते हैं हम दो इलेक्ट्रॉन रखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बीच की दूरी r, ठीक है। और इसी का हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह देख लेते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए कौन सा बड़ा आ रहा है, तो g1 m2 by r स्क्वायर। ठीक इसी का यहाँ भी हम देख लेते हैं कौन सा, f इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में रखे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज r स्क्वायर। अब देखिए हमने एग्जांपल इसी माध्यम से दोनों का ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के बीच दूरी r था, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हैं। तो ध्यान रखिए रेंज निकालते हैं हम, g की वैल्यू 10 टू द पावर -11 में आती है, ठीक है 5.6 10 टू द पावर -11 के टर्म में कुछ, या और m1 m2 तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 × 10 to the power -31 kg, तो 10 टू द पावर -31। ये हम रेंज निकाल रहे हैं, देखिए डेटा हम नहीं डाल रहे हैं, बस एक पावर वाला डाल के दिखा रहे हैं आपको कितना तो जाएगा। तो 31 और मासेस 2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये स्क्वायर हो गया और r स्क्वायर इस सबसे तो हमको मतलब ही नहीं क्योंकि इसमें भी है, हम जनरली कांस्टेंट लेकर के बड़ी वैल्यू जो इसमें है जिससे रेंज पता चले वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका, इसका तो 10 टू द पावर 9 × 10 पावर 9 आता है, तो 10 पावर 9 रख लेते हैं, 9 छोड़ देते हैं, बस सिंपल को दिखाना है। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10 पावर -19 कूलम, तो -19 उसका डबल करेंगे तो -38। अब देखिए इसको अगर आप सोल्व करते हैं ना तो -38 + 9 38 में से 9 गया 29, तो -29 हो गया यहाँ 10 टू पावर। और यहाँ देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा अबाउट ये 31 31 62 और 62 और -11, तो -62 -11 कितना हो गया 72 73 हो गया 10 टू द पावर -73। अब बताइए इसका रेंज है 10 टू द पावर -73 और इसका है 10 टू द पावर -29। अब देखिए इसको नीचे करिएगा तो 1/10 टू द पावर 73, इसको नीचे करिएगा तो 1/10 टू द पावर 29। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है फ्रैक्शन छोटा होता जाता है, 1/20 0 हो जाता है। ठीक उसी तरह इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा फ्रैक्शन छोटा। तो ध्यान से देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, क्लियर क्लियर है। यहाँ से दिख गया ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, किसी को रेंज देकर के बता सकते हैं, ठीक है नोट कर लीजिए इस चीज को। ये सारी चीजें के पीछे कहाँ क्या क्या सब लोग जानेंगे, लिख भी लिए, चीजों को समझ भी लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बेसिकली छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जेई में अगर नहीं भी आता है तो जो स्टेट इंजीनियरिंग आप देंगे उसमें स्टेट इंजीनियरिंग में आपको दिखेगा इस पर का क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत माइन्यूट लेवल पे पूछ देगा ये सब चीज, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक एक चीज ध्यान से नोट करिएगा और पीछे की रिवीजन हम हर बार बोल रहे हैं, रिवीजन को मत छोड़िएगा, रिवीजन एकदम अच्छे से करते रहिए, ठीक है। क्योंकि वो छूटा ना तो फिर हर चीज आगे का बोझ लगने लगेगा, लेकिन वो अगर रिदम में होगा ना खूब अच्छे से तो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट जगना लगेगा। और जितना भी ज्यादा आप पढ़िएगा कोई बर्डन नहीं होगा, एकदम आप अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। इतना हो जितना पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, लेकिन रिवीजन अगर छूटा पढ़े रख दिए तब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, जरूरी है। पीछे की चीजों को अच्छे से पढ़िए, एक बार 10 बार, जब तक वो कंठस्थ ना हो जाए तब तक पढ़ते रहिए, उसको इतना रिवाइज करिए। बाद में रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद देखिएगा, लाइफ टाइम नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए।
चलिए इसको देखिए। चलिए अब हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, अब तो हमको आगे यही पढ़ना है, उसका एक जगह प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। तो फाइनली हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। वो सूखा नहीं है। राइट, अरे यार गर्मी है बहुत ज्यादा और पानी हो गया है ज्यादा, इसलिए बोर्ड काम नहीं कर रहा है। सूखा यार, पानी ज्यादा हो गया, क्या किया जाए क्या किया जाए। चलिए लिखते हैं, ठीक चल रहा है। राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको एक जगह लिख लेते हैं। आप सारी चीजों को पीछे लिख चुके हैं, बस एक जगह हम रख देते हैं इसको। क्या क्या है? पहला क्या है भाई? तो आप पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव हो सकता है। एक जगह लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी बोथ attractive and repulsive in nature। अट्रैक्टिव कब होगा? जब अपोजिट चार्जेज होंगे। रिपल्सिव कब होगा? जब लाइक चार्ज या सिमिलर चार्जेज होंगे। क्लियर है? दूसरा क्या लिखे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किस मीडियम पे? जिसमें चार्जेज होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेज आर प्रेजेंट। क्लियर है? मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है? चौथा आप क्या लिखेंगे? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। चौथा पांचवा आप क्या लिखेंगे? इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सोचिए क्या था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता था कि द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल रिमेन इंडिपेंडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड और फोर्थ चार्ज। मतलब दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा वही फोर्स लगेगा, चाहे वो तीसरा चार्ज है या चौथा चार्ज है वहां पे। ठीक है, उनका अपना इंडिविजुअल कुछ लगेगा फोर्स एक दूसरे के साथ, लेकिन जो दो पहले से उनके बीच की फोर्स डिस्टर्ब नहीं होगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है?
ये एग्जैक्ट सारे प्रॉपर्टीज एक जगह हो गए, इनको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन अगली वीडियो में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम जितनी वीडियो बनाएंगे एकदम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। क्लियर है? अच्छे से करिएगा चीजों को, खुश रहिए, फैमिली के साथ रखिए, दोस्ती यारी से भी थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। और उसके लिए काफी वक्त मिलेगा आपको दोस्ती करने के लिए, तो दोस्ती यारी से दूर रहिए। और ये बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे लाइफ को भी जीना, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो है लाइफ के आगे बहुत छोटी चीज है। एक बार आप पढ़ाई, आपको लग रहा है ना बहुत परेशानी है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी परेशानियां लाइफ में है, तो पढ़ाई को पहले अच्छे से करना सीख लीजिए, ये आपको जिंदगी जीना खुद ब खुद सिखाएगी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, तो तक अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर आते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।